टू ऑल ऑफ यू। तो आज हम लोग फिजियोलॉजी का तीसरा टॉपिक करने वाले हैं विच इज़ गोइंग टू बी द रेड ब्लड सेल्स और द एरिथ्रोसाइट्स। राइट, हमने फिजियोलॉजी के अंदर 2 लेक्चर्स अभी तक कवर किए। एक इंट्रोडक्शन टू ब्लड एंड प्लाज्मा था एंड सेकेंड लेक्चर वॉज अबाउट द हीमोपोइसिस एंड द बोन मैरो। देन वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द रेड ब्लड सेल्स। तो यार हमारे रेड ब्लड सेल्स RBCs होते हैं और इनको हम एरिथ्रोसाइट्स बोलते हैं। ठीक है, ये जो पेरिफेरल ब्लड स्मीयर होता है ना, उसमें रेड कलर के स्टेन होते हैं। सो दे आर स्टेन रेड इन द स्टेन स्मीयर ऑफ द पेरिफेरल ब्लड, दे अपीयर रेड इन कलर, राइट। एंड इनमें हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, ये तो हम सबको पता है। और 90% ऑफ वेट ऑफ द RBCs जो है वो एक्चुअली हमारे इस हीमोग्लोबिन की वजह से ही है। तो 90% ऑफ वेट HB की वजह से है। सेंटर में ये थिन होते हैं, बाइकनकेव डिस्क्स होते हैं, तो सेंटर में इस तरीके से थिन होंगे एंड पेरिफेरी में थिक होंगे। तो इस तरीके के कुछ ये होते हैं। मेजर एलिमेंट्स हैं ये ब्लड के, सबसे ज़्यादा अमाउंट में यही मिलते हैं। सो दे आर मेजर एलिमेंट्स ऑफ ब्लड। देन ट्रांसपोर्ट करते हैं ऑक्सीजन को फ्रॉम लंग्स टू द टिश्यूज एंड CO2 को फ्रॉम टिश्यूज टू द लंग्स। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द RBCs कि ये ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इट प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल। देन स्ट्रक्चर, तो इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है? सर्कुलर बाइकनकेव डिस्क हैं ये, ठीक है। नॉन न्यूक्लिएटेड है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। डू नॉट हैव न्यूक्लियस। मैच्योर RBCs के पास में न्यूक्लियस नहीं होता है। और इनका साइज़ जो है वो नियरली मतलब अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू 7 माइक्रोमीटर्स होता है। 7 to 8 लिख सकते हैं, 7 to 8 माइक्रोमीटर्स लिख सकते हैं, बट 7 माइक्रोमीटर अप्रॉक्सीमेटली होता है। अब इनकी एडवांटेजेस जो है बाइकनकेव शेप का, ये क्या मतलब क्यों है बाइकनकेव? तो बाइकनकेव इसलिए है, एक तो उनका सरफेस एरिया बढ़ता है इस वजह से, और वो ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट ऑफ गैसेस को एक्सचेंज करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। दूसरा चीज़ तो एक तो सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए, दूसरा नैरो ल्यूमन जो कैपिलरीज के छोटे छोटे ल्यूमन्स होते हैं ना, उनसे पास हो जाती हैं ईजिली, ठीक है। एंड देन व्हेन दे आर एक्सपोज टू द हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट, अगर हम इनको ऐसे इन्वायरमेंट में रख दें, ऐसे मीडियम में रख दें जो कि हाइपोटोनिक है, ठीक है, टू द सेल्स, दैट मीन्स जो जिसमें कि वाटर का अमाउंट ज़्यादा है और सोल्यूट्स का कम है, तो एज़ कम्पेयर टू द सोल्यूट्स का कंसनट्रेशन विद इन द RBCs, तो ये विदस्टैंड करते हैं लाइसिस। दैट मीन्स वो स्वेल करेंगे ऑब्वियसली, राइट, और वो स्वेल कर पाएंगे टू अ ग्रेटर डिग्री। अगर वो ऑलरेडी स्फेरिकल होते तो वो उतना स्वेल नहीं कर पाते, बट अभी वो स्वेल करते हैं टू अ लार्जर एक्सटेंट बिफोर बर्स्टिंग, तो बर्स्ट नहीं होते ईजिली। तो ये भी इनका एक बहुत इंपॉर्टेंट मतलब एडवांटेज है ऑफ द बाइकनकेव शेप। तो ये 3 इसके एडवांटेजेस हो गए ऑफ द बाइकनकेव शेप ऑफ द RBCs। ग्रेटर सरफेस एरिया, नैरो ल्यूमन से पास कर जाएंगे कैपिलरीज के, और हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट में लाइसिस को विथस्टैंड करेंगे। देन है द रेड ब्लड सेल काउंट। तो ये मेल्स एंड फीमेल्स में अलग अलग होता है। तो मेल्स में ये होता है अबाउट 4.5 to 6 मिलियन RBCs पर mm³ ऑफ ब्लड। पर मिलीमीटर क्यूब्स ऑफ ब्लड में हमारे पास लगभग 5 से 6 मिलियन आप लिख सकते हो मेल्स में, और फीमेल्स में हम लिख सकते हैं 4 से लेकर 5.5 मिलियन तक, ठीक है। अब जो डिक्रीज इन RBC काउंट होता है इसको कहते हैं अनीमिया, और जो इंक्रीज इन RBC काउंट होते हैं इसको कहते हैं पॉलीसाइथीमिया। दीज आर 2 वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स, अनीमिया एंड पॉलीसाइथीमिया। देन लाइफ स्पैन ऑफ RBCs। लाइफ स्पैन ऑफ RBCs जो है वो हमारी 120 डेज़ की होती है, और इसको हम कैसे चेक कर सकते हैं? हम यूज़ कर सकते हैं रेडियो एक्टिव आयरन, बिकॉज हमें पता है यार हमारी हीमोग्लोबिन RBCs में हीमोग्लोबिन है और हीमोग्लोबिन में आयरन है। तो आयरन के को रेडियो एक्टिव मतलब उसकी टैगिंग कर सकते हैं, या फिर क्रोमियम, ठीक है। तो इससे हम सेल्स को टैग कर देंगे, और जब ये सेल्स जब तक ये सर्वाइव करेंगे तब तक वो हमें रेडियो एक्टिविटी दिखेगी, लेकिन जैसे ही वो रेडियो एक्टिविटी लूज़ कब होगी? जब वो सेल्स भी डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। तो इस हिसाब से हम देख सकते हैं कि वो उसकी लाइफ स्पैन कितनी है RBC की, राइट। तो इसका हम यूज़ कर सकते हैं रेडियो एक्टिव आयरन एंड क्रोमियम का। देन बेस्ड ऑन द साइज, तो नॉर्मोसाइट्स हैं, माइक्रोसाइट्स हैं एंड मैक्रोसाइट्स हैं। अब नॉर्मोसाइट्स नाम से पता चल रहा है जो नॉर्मल रेड ब्लड सेल्स होंगे, नॉर्मल शेप एंड साइज़ के होंगे, वो हमारे यही हो गए नॉर्मोसाइट्स। ये वैसे साइज़ के बेसिस पे, तो जो नॉर्मल साइज़ के होंगे वो नॉर्मोसाइट्स होंगे। माइक्रोसाइट्स जो साइज़ जिनका कम होगा। अब अगर साइज़ कम होगा तो उनकी वॉल्यूम भी तो कम होगी,
सो वो कम अमाउंट में चीज़ों को मतलब उसके अंदर आ पाएंगी। तो ये ऐसा हमें देखने को मिलता है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में। देन मैक्रोसाइट्स मतलब साइज़ बड़ा और वॉल्यूम भी ज़्यादा, जैसे कि मेगालोब्लास्टिक एनीमिया में हमें ये देखने को मिलता है। तो एक आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में माइक्रोसाइटोसिस देखने को मिलती है और मैक्रोसाइटोसिस जो है वो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया में देखने को मिलती है, और बाकी नॉर्मोसाइट्स अगर नॉर्मल है तो। देन इनकी फंक्शन क्या है, तो फंक्शन क्या होता है, एक तो सबसे इंपॉर्टेंट मैंने आपको बताया था O2 एंड CO2 का ट्रांसपोर्ट। देन Hb जो है हमारा हीमोग्लोबिन, वो बफर की तरह एक्ट करता है, तो एसिड बेस बैलेंस में भी हेल्प करते हैं RBCs। देन RBCs जो है क्योंकि मैक्सिमम अमाउंट में है तो फिर वो ब्लड की मेनली विस्कोसिटी जो है अप टू 50% लगभग वो हमारे RBCs की वजह से होती है, ठीक है। देन एंटीजेंस जो कि आरबीसी के सरफेस में प्रेजेंट होते हैं उनसे हम ब्लड ग्रुप डिटरमाइन करते हैं, ये भी हमें पता है दैट ब्लड ग्रुप डिटर्मिनेशन में भी यही हमें हेल्प करेंगे जो एंटीजेंस प्रेजेंट ऑन दी आरबीसीज हैं। देन पैक्ड सेल वॉल्यूम एंड हिमाटोक्रिट, ठीक है, पीसीवी पैक्ड सेल वॉल्यूम या हिमाटोक्रिट, ये क्या होता है, ये होता है परसेंटेज ऑफ वॉल्यूम ऑफ द आरबीसीज, परसेंटेज वॉल्यूम ऑफ द आरबीसीज इन द ब्लड, कि कितने या परसेंटेज अमाउंट ऑफ आरबीसीज इन द ब्लड, ठीक है, कि कितना है। अब देखो ऑन सेंट्रीफिकेशन सेटल डाउन करते हैं आरबीसीज एट द बॉटम बिकॉज दे आर हैवीएस्ट। हमने देखा था ना कि जब हम टेस्ट ट्यूब में लेते हैं तो सबसे पहले नीचे आरबीसीज होते हैं, देन बफी कोट होता है, बफी लेयर होता है, देन प्लाज्मा होता है, तो सबसे नीचे ये आरबीसीज ही होते हैं, राइट, क्योंकि ये हैवीएस्ट होते हैं। और इन एक रिलायबल इंडेक्स ऑफ आरबीसी पॉपुलेशन है कि आप हीमोग्लोबिन कंटेंट देख लो, क्योंकि भाई हीमोग्लोबिन प्रेजेंट तो आरबीसीज में ही है, तो अगर आप हीमोग्लोबिन कंटेंट देख रहे हैं और वो प्रॉपर है, इसका मतलब आरबीसीज का नंबर भी प्रॉपर ही है या उसकी पॉपुलेशन भी प्रॉपर ही है, राइट। अगर आरबीसी की पॉपुलेशन कम होती तो ऑटोमेटिकली हीमोग्लोबिन का कंटेंट भी कम ही हो जाएगा, राइट। तो इस तरीके से हम चेक कर सकते हैं हीमोग्लोबिन कंटेंट के थ्रू, राइट। हिमैटोक्रिट समझ में आया और ये समझ में आया कि हैवीएस्ट होता है ये, ओके। नाउ नॉर्मल वैल्यूज़ में अगर हम देखें तो नॉर्मल वैल्यूज़ हिमैटोक्रिट का या पीसीवी का कितना होना चाहिए, तो ये परसेंटेज है ना, तो हम परसेंटेज में हमें नॉर्मल वैल्यूज़ पता चलेंगी, उसकी यूनिट परसेंटेज होगी, ठीक है, मतलब नो अदर यूनिट्स। तो मेल्स के केस में ठीक है, तो मेल्स के केस में वो लगभग 40 से लेके 50% तक होता है पीसीवी, एंड फीमेल्स के केस में इट इज़ अबाउट 37 to 47%, राइट। तो 40 से लेके 50% मेल्स में और 37 से लेकर 47% हमारे फीमेल्स में। देन हिमैटोक्रिट ऑब्वियसली डिक्रीज करेगा ना, अगर आरबीसी का काउंट डिक्रीज करता है, आरबीसीज कम होते हैं तो रेड ब्लड सेल का पैक्ड वॉल्यूम जो हम कह रहे हैं वो भी तो कम हो जाएगा, तो हिमैटोक्रिट कम हो जाएगा, एंड वाइस वर्सा, अगर बढ़ेगा तो बढ़ जाएगा। अब हम देखने जा रहे हैं इराइथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट ESR विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम ESR देखने जा रहे हैं। अभी तक हमने PCV देखा और डिफरेंस भी मैं बताऊंगी कि PCV एंड ESR में क्या डिफरेंस है, राइट। सो PCV हमें समझ में आ गया। अब हम ESR विच इज़ इराइथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट इसको समझेंगे और उनके बीच में डिफरेंस समझेंगे। नाउ ESR विच इज़ द इराइथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। तो रेड सेल्स के पास ना एक प्रॉपर्टी होती है जिसमें कि वो एक दूसरे के ऊपर पाइल अप करते हैं, राइट, वो एक दूसरे के ऊपर इकट्ठा हो जाते हैं ऐसे करके, तो ये पाइल फॉर्मेशन या रॉलिक्स फॉर्मेशन एक तरह से करते हैं, ठीक है। अब द पाइल रेड सेल्स आर हैवियर देन द इंडिविजुअल रेड सेल्स, ये तो ऑब्वियस सी बात है यार कि अगर आप पाइलिंग कर दोगे, बहुत सारे रेड सेल्स हैं ना फिर उसमें तो वो ऑब्वियसली हैवी ही होगा इन द नॉर्मल। तो जब होल ब्लड को हम सेटल होने के लिए रख देते हैं, सिंपली सेटल अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी, ठीक है, सिंपली सेटल होने के लिए रखते हैं, तो सेडिमेंटेशन होती है एंड इराइथ्रोसाइट्स की होती है, जिसकी वजह से जो रॉलिक्स फॉर्मेशन की वजह से वो हैवी हो जाता है और वो ईजिली सेडिमेंट करता है। सो जिस रेट पे वो रेड ब्लड सेल्स फॉल करते हैं या सेडिमेंट करते हैं उसको हम कहते हैं इराइथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। सो इट इज़ अ रेट एट विच द रेड ब्लड सेल्स और द आरबीसीज दे एक्चुअली सेडिमेंट और दे फॉल, ठीक है, अपॉन अपॉन सेडिमेंटेशन। तो डिफरेंस हम यहाँ पे साफ साफ देख सकते हैं कि पीसीवी के केस में हम जो लेते थे पैक्ड सेल वॉल्यूम हिमैटोक्रिट, वो हम सेंट्रीफ्यूगेशन के वक्त पे लेते थे, मतलब उसमें रेड ब्लड सेल्स की हम या पूरे ब्लड की हम क्या कराते थे, सेंट्रीफ्यूगेशन कराते थे, राइट। एंड ESR में हम क्या कराते हैं, ग्रेविटी का यूज़ करते हैं, सिंपल सेडिमेंटेशन, राइट। अब चलते हैं टू द फैक्टर्स अफेक्टिंग ESR कि क्या क्या फैक्टर्स हैं जो कि ESR जिस पे डिपेंड करता है। सबसे पहले तो शेप पे कैसे डिटरमाइन करता है ऑफ द रेड ब्लड सेल्स। तो जो बाइकनकेव शेप होता है ना, जिसके हमने इतने सारे देखे एडवांटेजेस,
तो बाइकनकेव शेप जो है वो हमारे इस रॉलिक्स फॉर्मेशन को हेल्प करता है या फेवर करता है, तो ये ESR हमारा बढ़ाएगा, ठीक है। जबकि अगर सिकल सेल अनीमिया हो जाएगा जिसमें कि उसका शेप ही चेंज हो जाता है आरबीसी का, है ना, सिकल शेप हो जाता है, तो उसमें हमारा रॉलिक्स फॉर्मेशन कम हो जाएगा, एज अ रिजल्ट ऑफ विच हमारा ESR भी कम हो जाएगा, ठीक है। देन हम चलते हैं टू द नंबर। दूसरा प्रॉपर्टी हमने बोला कि ये नंबर पे, तो नंबर ऑफ द रेड ब्लड सेल्स, तो नंबर पे क्या डिपेंड करेगा। अब जितना ज़्यादा नंबर होगा उतनी ज़्यादा विस्कोसिटी होगी, एंड विस्कोसिटी जितनी ज़्यादा होगी उतना कम हमारा ESR होगा, ठीक है। तो इंक्रीज इन द सेल मास इंक्रीजेज विस्कोसिटी, एंड मास मतलब नंबर इंक्रीज करता है, मास इंक्रीज करता है तो विस्कोसिटी बढ़ती है, विस्कोसिटी बढ़ेगी तो ESR हमारा डिक्रीज होगा, मतलब ये उल्टा है। तो अगर हम देखें पॉलीसाइथीमिया में, तो पॉलीसाइथीमिया में आरबीसीज क्या होंगे, बढ़ेंगे नंबर में, तो विस्कोसिटी बढ़ेगी, विस्कोसिटी बढ़ेगी तो ESR कम हो जाएगा। और क्या बोलते हैं, अगर हम एनीमिया में देखेंगे तो एनीमिया में उल्टा होता है पॉलीसाइथीमिया का, विस्कोसिटी कम हो जाएगी एंड ESR बढ़ जाएगा। इज दिस क्लियर। तो शेप के साथ में ऐसा है कि बाइकनकेव शेप में ज़्यादा है और शेप्स में कम है, ठीक है। स्फेरोसाइटोसिस हो जाए या सिकल सेल अनीमिया हो जाए, इनमें कम हो जाएगी। और हम अगर नंबर में देखें तो नंबर या मास में क्या है, विस्कोसिटी का डिपेंड करती है, एंड विस्कोसिटी पे ये इन्वर्सली डिपेंड करता है ESR। देन साइज ऑफ रॉलिक्स, साइज ऑफ रॉलिक्स तो सिंपली है कि इंक्रीज इन द सेल साइज, रेड सेल साइज विदाउट चेंज इन द शेप इंक्रीजेज द साइज ऑफ द रॉलिक्स। अगर हम सेल का साइज इंक्रीज करें विदाउट चेंजिंग द शेप, बिकॉज शेप तो फिर उल्टा हो जा रहा है ना, शेप को हम बाइकनकेव ही रखें और हम खाली क्या इंक्रीज करें, उनका नंबर या उनका साइज, ठीक है। तो साइज ऑफ रॉलिक्स हमारा बढ़ेगा, और रॉलिक्स का साइज बढ़ेगा, दैट मीन्स हमारा द लार्जर द साइज ऑफ रॉलिक्स द फास्टर इज द फॉल, तो दैट इज ESR को वो फैसिलिटेट करता है, ये बढ़ाएगा, ठीक है। तो साइज ऑफ रॉलिक्स बढ़ाएगा। देन प्लाज्मा फैक्टर्स, प्लाज्मा फैक्टर्स के अंदर एक्चुअली क्या आते हैं, तो प्लाज्मा हमें पता है, प्लाज्मा के अंदर प्लाज्मा प्रोटीन्स है, ग्लोबुलिन है, फिब्रिनोजन है ना, ओनिकोएल्बुमिन भी है। तो अभी हम देखेंगे ग्लोबुलिन एंड फिब्रिनोजन। तो ग्लोबुलिन जो है, यहाँ हम देख सकते हैं कि ESR इंक्रीजेज ड्यू टू द राइज इन द प्लाज्मा लेवल ऑफ ग्लोबुलिन, मतलब जब भी ग्लोबुलिन बढ़ेगा ESR भी बढ़ेगा। और ऐसा ही फिब्रिनोजन में भी है कि फिब्रिनोजन भी बढ़ेगा तो ESR भी बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि आरबीसीज के ऊपर ना नेगेटिव चार्ज होता है, जिसकी वजह से वो सेपरेट रहती हैं, है ना, एक दूसरे से सेपरेट रहेंगे क्योंकि उनके पास नेगेटिव चार्ज है। तो फिब्रिनोजन इसको न्यूट्रलाइज कर देता है, और जब न्यूट्रलाइज कर देगा तो वो अलग अलग नहीं रहेंगी, वो पाइल अप फॉर्मेशन कर देंगी एंड वो रॉलिक्स बनाएंगी, एज अ रिजल्ट ऑफ विच रॉलिक्स बनेगा और ESR बढ़ेगा। तो फिब्रिनोजन के होने से ESR बढ़ रहा है ना। ऐसी एक्यूट इन्फेक्शंस या जो इन्फ्लेमेशंस हैं या नॉन इन्फेक्टिव इन्फ्लेमेशंस हैं बेसिकली, उनके केस में भी ESR बढ़ता है, इंक्रीज होता है। देन अदर फैक्टर्स के अंदर अगर हम देखें तो टेम्परेचर से क्या फ़र्क आता है, विस्कोसिटी पे फ़र्क आता है। टेम्परेचर बढ़ेगा तो विस्कोसिटी कम तो ESR बढ़ेगा, ठीक है। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। प्लाज्मा विस्कोसिटी, सो व्हेन द मीडियम फॉर सेडिमेंटेशन द प्लाज्मा बिकम्स थिकर, जब प्लाज्मा की विस्कोसिटी बढ़ेगी तो तब रेट ऑफ सेडिमेंटेशन डिक्रीज करेगा। दैट मीन्स विस्कोसिटी के बढ़ने पे हमेशा ESR क्या कर रहा है, डिक्रीज ही कर रहा है। मतलब भले ही वो आप नंबर से लिंक करो या आप प्लाज्मा विस्कोसिटी से लिंक करो या आप टेम्परेचर से, मतलब हर किसी में विस्कोसिटी के बढ़ने से ESR कम हो रहा है। इज दिस क्लियर। अब अगर हम वैल्यूज़ में देखें, मतलब कि हम बेसिकली देखें कि इंक्रीज़ कौन कौन करता है और डिक्रीज़ कौन कौन करता है। तो इंक्रीज़ कौन कौन करता है, तो इसके कुछ फिजियोलॉजिकल वेरिएशंस होते हैं या फिजियोलॉजिकल रीजंस होते हैं और कुछ पैथोलॉजिकल रीजंस होते हैं। तो प्रेगनेंसी में क्या होता है कि फिब्रिनोजन कंटेंट बढ़ता है, प्लाज्मा का फिब्रिनोजन कंटेंट बढ़ेगा। ये वाला प्लाज्मा प्रोटीन अगर बढ़ रहा है तो हमारा ESR भी बढ़ेगा, ठीक है। ऐसी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग में भी ESR ज़्यादा होता है। ESR मोर इन पार्चुरेशन, डिलीवरी के टाइम पे भी ESR ज़्यादा होता है। तो इसका मतलब अगर हम जेंडर देखें तो ESR फीमेल में ज़्यादा होता है, क्योंकि प्रेगनेंसी के टाइम भी बढ़ रहा है, पार्चुरेशन के टाइम भी बढ़ रहा है, मेंस्ट्रुअल साइकिल तो होती ही है फीमेल्स में, तो उनमें भी बढ़ रहा है। तो ESR यूजुअली फीमेल्स में ज़्यादा है देन मेल्स। एज में अगर हम देखें तो न्यूबॉर्न का या जो इन्फेंट्स होते हैं उनमें ESR ज़्यादा होता है। तो ये तो फिजियोलॉजिकल वेरिएशंस है, ठीक है। देन पैथोलॉजिकल वेरिएशंस, तो इंक्रीज इन ESR कब कब होता है, कब हमारा एराइथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट बढ़ेगा। तो मैंने बताया था इन्फ्लेमेशन वगैरह में, सेल्यूलाइटिस वगैरह, तो ये क्या है, इन्फ्लेमेशन ही है।
तो इन्फ्लेमेशन में या इन्फेक्शंस में बढ़ेगा। ऐसे ही ट्यूबरक्लोसिस में बढ़ेगा। क्लियर। देन क्रॉनिक इन्फ्लेमेशंस लाइक अर्थराइटिस वगैरह में, है ना, इन्फेक्शंस हो या इन्फ्लेमेशन हो, एक्यूट हो या फिर क्रोनिक हो, इन सब में बढ़ेगा। मैलिग्नेंसी में बढ़ेगा, अनीमियाज में बढ़ेगा, एक्सेप्ट फॉर सिकल सेल एनीमिया, उसमें कम हो जाएगा। ठीक है। टॉन्सिलाइटिस वगैरह में, इन सब में बढ़ेगा। तो सारे टाइप के इन्फेक्शंस में, मैलिग्नेंसी में, सब में बढ़ेगा। देन डिक्रीज किस किस में होगा? तो ESR विल डिक्रीज इन केस ऑफ सिकल सेल एनीमिया। आपको पता है पॉलीसाइथीमिया में नंबर बढ़ता है तो फिर ESR कम हो जाता है। वाई? बिकॉज विस्कोसिटी बढ़ती है, ESR कम। तो पॉलीसाइथीमिया हो गया, सिकल सेल एनीमिया हो गया, हाइपोफिब्रिनोजेनिमिया हो गया, दैट मीन्स अगर फिब्रिनोजन कम है तो, और स्फेरोसाइटोसिस हो गया, या हाइपर विस्कोसिटी सिंड्रोम्स, यानी कि जिन जिन केस में विस्कोसिटी बढ़ रही है तो उस केस में भी क्या हो जाएगा? ESR कम होगा। तो विस्कोसिटी बढ़ने से ESR कम होता है। ठीक है। तो सिकल सेल एनीमिया, स्फेरोसाइटोसिस, हाइपर विस्कोसिटी सिंड्रोम्स, देन हमारा हाइपोफिब्रिनोजेमिया, देन पॉलीसाइथीमिया। थैंक यू वेरी मच।